अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके बगैर ना सिर्फ अरब बल्कि जदीद दुनिया की तारीख अधूरी है। उर्फ कौम परस्ती, अरब इसराइल जंग, मगरिब के खिलाफ महाज वगैरह जैसे वाकयात को समझना हो तो इस शख्सियत की बायोग्राफी में सब कुछ मिलेगा। ये पहला शख्स था जिसके जनाजे को तारीख इंसानी का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया गया था। जनरल अयूब खान और बादशाह जनरल जियाउल हक के करीबी साथी और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर के मुतालिक आज आपको दिलचस्प हकाइक बताएंगे। किसी भी मुल्क के मुकाबले में मिस्र की तारीख सबसे पुरानी और तवील है और इसकी तारीखी इब्तिदा 6 मिलियन कबल मसीह मानी जाती है। मिस्र को गहवारा सकाफत भी माना जाता है। कदीम मिस्र में किताबें, ज़राअत, शहरकारी, तंजीम और मरकजी हुकूमत के आसार मिलते हैं। मिस्र में दुनिया की कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं जो मिस्र की कदीम विरासत, तहजीब, फन और सकाफत की गवाही देती हैं। मिस्र की कदीम तहजीब ही वहाँ की कौमी अलामत है जिसे बाद में यूनानी कौम, कदीम रोम, अरब कौम, तुर्की उस्मानी और दीगर अकवाम ने मुतासिर करने की कोशिश की है। कदीम मिस्र मसीहियत का एक बड़ा मरकज था, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाने शुरू किए और मिस्र मुकम्मल तौर से मुस्लिम अक्सरियत मुल्क बन गया। मगर ईसाई भी वहाँ मौजूद रहे, गो के वो अकलियत में थे, लेकिन इनकी मिस्र में अपनी पहचान थी। 16वीं सदी था 20वीं सदी के आगाज तक मिस्र पर बैरूनी ताकतों ने हुकूमत की। शुरू में सल्तनत उस्मानिया और बाद में सल्तनत बरतानिया ने मिस्र को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। जदीद मिस्र का आगाज 1922 से हुआ जब मिस्र को बरतानिया से आजादी मिली, मगर आजादी के बाद वहाँ बादशाहत कायम हो गई। अलबत्ता अब भी वहाँ बरतानवी फौज का गलबा था और कई मिस्रियों का कहना है कि बादशाहत दरअसल बरतानिया की एक चाल थी ताकि मिस्र इनकी कॉलोनी का हिस्सा बना रहे। मिस्री इनकलाब 1952 में मिस्रियों ने बरतानवी फौज और अफसरों को अपने मुल्क से भगा दिया और इस तरह मिस्र से बरतानिया का मुकम्मल खात्मा हो गया। जानते हैं आजादी की ये सारी प्लानिंग किसने की? जमाल अब्दुल नासिर ने। जी हाँ, जदीद मिस्र का बानी यही शख्स था। मिस्र बराज़म अफ्रीका के शिमाल मगरिब और बराज़म एशिया के सनाई जजीरा नुमा में वाक़ई एक मुल्क है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शिमाल मशरिक में गजा पट्टी और इसराइल, मशरिक में खलीज उकबा और बहीरा अहमर, जनूब में सूडान, मगरिब में लिबिया और शिमाल में बहीरा रूम है। खलीज उकबा के इस तरफ उर्दन, बहीरा अहमर के उस तरफ सऊदी अरब और बहीरा रूम के दूसरी जानिब यूनान, तुर्की और कब्रस है। हालांकि इनमें से किसी के साथ भी मिस्र की जमीनी सरहद नहीं मिलती है। अब आते हैं बबाए मिस्र जमाल अब्दुल नासिर की हालात जिंदगी पे। जमाल अब्दुल नासिर 15 जनवरी 1918 को सिकंदरिया के मजाफाती जिला पजास की 18 कनूज स्ट्रीट में पैदा हुए। वो अब्दुल नासिर हुसैन का बड़ा बेटा था जो 1888 में अपर मिस्र के गांव बिनीमर में पैदा हुए थे। अगरचे नासिर देहातियों के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, फिर भी इसने सिकंदरिया में पोस्टल सर्विस में दाखिले के काबिल होने के लिए कुछ हद तक तालीम हासिल करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अपनी तनख्वाह के साथ अपनी बुनियादी जरूरियात को मुश्किल से बरकरार रख सका। 1923 में इसने सिकंदरिया में मुहर्रम बैग के नर्सरी स्कूल में दाखिला लिया। फिर 1924 में तबतबा में एक एलिमेंट्री स्कूल में चला गया। 1925 में वो काहरा चला गया जहाँ वो अपने पुप्पा खलील हुसैन के साथ 3 साल तक काहरा के नवाही जिले में एक आम रहाइशगाह में रहा। 1925 में वो काहरा चला गया जहां वो अपने पुप्पा खलील हुसैन के साथ 3 साल तक काहरा के नवाही जिले में एक आम रहाइशगाह में रहा। वहां इसने जमालिया में अल नहासीन एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला लिया। वीकेंड पर जमाल अपने कुंबे से मिलने के लिए तबतबा जाया करता था। गर्मियों की तातीलात के दौरान 1926 में इसे अपनी वालदा की मौत का इल्म हुआ जिससे वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे इतला दे सके, लिहाजा इसे वालदा की मौत की बरवक्त इतला नहीं मिल सकी। वालदा की मौत ने इसे नडाल कर दिया जिससे इसकी रूह पे एक गहरा जख्म लग गया। इसने बाद में संडे टाइम्स के रिपोर्टर डेविड मॉर्गन से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरी माँ की मौत एक अलमनाक वाकया था। इसे इस तरह खोना एक ऐसा सदमा था कि इसका तदारुक करने में नाकाम रहा। इस तकलीफ और रंज की वजह से मैं बेहाल रहा जो मैंने पेशतर महसूस किया था। इस वाक़े ने जिंदगी भर मुझे किसी को तकलीफ देने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर किया। अल नहासन स्कूल में तीसरा साल मुकम्मल करने के बाद इनके वालिद ने इसे 1928 के मौसम गर्मा में अपने मामू के साथ रहने के लिए सिकंदरिया भेजा जहां इन्होंने एल्टार्टन स्कूल में दाखिला लिया। 1929 में जमाल अब्दुल नासिर हिलवान हाई स्कूल के बोर्डिंग हाउस में दाखिल हुआ जहां वो 1 साल रहा। अगले साल इसके वालिद के अलेक्जेंड्रिया में पोस्टल सर्विस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद वो रास अल्तीन हाई स्कूल मुंतकिल हो गए। इसी स्कूल में ही नासिर के कौमी जज्बात तश्कील पाए। इसने तुलबा के मुजाहरों में नौ आबादियात के खात्मे और आइन के असर नौ तश्कील का मुतालबा किया। वो पहला मुजाहरा जिसमें इसने हिस्सा लिया था। इसके बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, सिकंदरिया के मानशिया स्क्वायर को अबूर करते हुए मैंने मुजाहरा करने वाले कुछ तुलबा और पुलिस के माबैन झड़पों को देखा। मैंने हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मैं फौरी तौर पर मुजाहरीन में शामिल हो गया। मैं इसकी वजह के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूछने की कोई वजह भी नहीं मिली। मुझे याद है कि कुछ पत्थर फेंकने की कोशिश की गई लेकिन फौरन पकड़ा गया और फरार होने की कोशिश करने पर पुलिस के लाठी से मेरे सर पर एक जरब लग गई जिसके बाद एक और धचका लगा जब तक कि मैं नीचे गिर गया। सभी खून में डूबे हुए मुझे तुलबा के एक ग्रुप के साथ जेल भेजा गया। हमने भागने की कोशिश की लेकिन फरार होने में नाकाम
नाकाम रहे। मैं थाने में था जब मेरे सर पर चोट लगने के इलाज के दौरान मुझे मालूम हुआ कि ये मुजाहरा हुकूमत मुखालिफ एहतजाज था जिसकी क़यादत मिस्र अल-फतह सोसाइटी ने की थी। इससे पता चलता है कि नासिर एक जोशीला नौजवान था। नासिर अरब अदब खसूसन अहमद शौकी और हफीज इब्राहिम के कुतब में भी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अजीम मुस्लिम शख्सियात के अलावा मिस्री सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा कामिल के बारे में भी पढ़ा। इन्होंने तौफीकुल हकीम के नावल और ड्रामे भी पढ़े। खास तौर पर इनकी किताब रूह की बहाली जो एक मिस्री रहनुमा के ज़हूर के बारे में है जो मिस्रियों को मुत्तहिद करती है और इनकी आज़ादी और बहाली के लिए इन्हें जद्दोजहद करने के लिए फ़रोग देती है। 1935 में इसने स्कूल की सालाना पार्टी में जोली सीजर का किरदार अदा किया जिसमें वजीर तालीम ने शिरकत की थी। सन 1935 में एक अजीम इनकलाबी तुलबा की ज़ेरे क़यादत तहरीक भी देखी गई जिसमें आइन की बहाली और आज़ादी के लिए मुतालबा किया गया था। अपने दोस्त हसन अल नशर को लिखे गए खत में नासिर ने इंकशाफ किया कि हम उम्मीद की रोशनी से मायूसी के अंधेरे की तरफ चले गए हैं। जिंदगी की खुशखबरी को हिलाकर मौत का सामना करना पड़ा है। वो शख्स कहाँ है जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने पर मिस्र को अजमत के अयाम में वापस ले जाएगा? कौन है जो एक नई नस्ल की सलाहियत रखता है जो कभी भी मजलूमियत के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय इनकी किस्मत को पूरी तरह कबूल करने की बजाय अपने हुकूक के लिए खड़े होने की अहलियत रखता हो? 9 नवंबर 1935 को जब बरतानवी वजीर खारजा समोइल हवारे ने बरतानिया की जानिब से मिस्री आइन को दोबारा बहाल करने से इनकार का ऐलान किया, कई तुलबा और कारकुनान के मुजाहरे शुरू हो गए। 13 नवंबर को नासिर ने सेकेंडरी स्कूल के तुलबा के जरिए एक मुजाहरे की क़यादत की जिसमें बरतानवी पुलिस फोर्स के गोलियों से इसके माथे पर चोटें आईं। इसे अपने साथियों ने करीब अलहदाद पब्लिशिंग हाउस पहुंचाया। नासिर का जख्म ज्यादा नहीं था लेकिन इसने इसका जिक्र कौम प्रस्त अखबार अल जबाद के अगले सुबह के एडिशन में किया और खबर छपवाई। बाद में इन्होंने 15 नवंबर 1952 को काहरा यूनिवर्सिटी में एक तकरीर में इन वाकयात का तज़किरा करते हुए कहा था कि ये निशान मुझे हमेशा मेरे कौमी फरीजे की याद दिलाने का बाइस बनेगा। उस दिन अब्दुल मजीद मर्सी समेत एक बहुत बड़ी तादाद में कौम परस्तों को कत्ल कर दिया गया और इससे मुझ में कौम को आजाद करने के जज्बे में इजाफा हुआ। 2 सितंबर 1935 को हसन अल नशर को लिखे गए खत में नासिर ने लिखा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो भी ताकत के काबिल हो दुश्मन के खिलाफ तैयारी करो। तो वो ताकत कहाँ है? ये एक नाजुक सूरत-ए-हाल है और मिस्र को शदीद हालात का सामना है। अपने इनकलाबी फलसफे में नासिर ने अपने जज्बात को बयान किया कि इन दिनों मैंने अल नहडा स्कूल में एक मुजाहरे की क़यादत की और पूरी आजादी के लिए दिल के नीचे से चीखा। हजूम ने मेरे बात दोहराया लेकिन हमारी चीखें बेकार गईं क्योंकि मुफाहमत हो चुकी थी। सियासतदानों के दरमियान मुत्तफिका मुआहिदा नासिर के लिए एक बुरा सदमा था जिसका इसने अपनी किताब में इंकिशाफ किया। ताहम इन्होंने 1936 के मुआहिदे पर इत्तफाक किया जिसने बरतानिया के कब्जे को कानूनी इस्तेहकाम बख्शा क्योंकि इस मुआहिदे में ये भी कहा गया था कि मुमकिना हद से तजावुजात के खिलाफ वादी नील और सुइज नहर की हिफाजत के लिए कुछ फौजी अड्डे मिस्र में ही रहे। ताहम मुआहिदे में ये भी लिखा था कि जंग की सूरत में इसकी बंदरगाहों, एयरवेज, सड़कों समेत पूरा मिस्र बरतानवी इख्तियार में होगा। इस मुआहिदे में ये भी तस्दीक की गई है कि काबिज फौजें सूडान में रहेंगी। इससे इस पुरजोश कौम परस्त की सियासी सरगर्मियां मजीद बढ़ गईं। सिकंदरिया में पहले मुजाहरे के बाद से नासिर की सियासत में दिलचस्पी बढ़ गई थी। वो एक सियासी ग्रुप से दूसरे सियासी ग्रुप में चला गया जिसमें यंग मिस्री भी शामिल थे। अखवानुल मुस्लिमीन के साथ भी इसके राब्ते थे लेकिन आखिरकार इन्होंने इन ग्रुपों और जमातों में शामिल ना होने का फैसला किया क्योंकि वो इनमें से किसी की अफादियत का कायल नहीं था। सियासत से मुतल्लिक इनके तजर्बे और सियासतदानों और सियासी ग्रोहों से राब्ते के बाद नासिर को एहसास हुआ कि मिस्र बयानबाजी और तकरीरों से दोबारा आजादी हासिल नहीं कर सकेगा। इनका ख्याल था कि फौज को ताकत के साथ मुकाबला करना होगा। इन्होंने मिलिट्री अकेडमी में दरखास्त दी और मेडिकल इम्तिहान पास किया लेकिन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने की वजह से इंटरव्यू में नाकाम रहे। इनके दादा बीनी मरर के किसान थे और इनके वालिद एक सादा सरकारी मुलाजिम थे लेकिन इसने 1935 के मुजाहरों में हिस्सा लिया था लेकिन इसकी बहादुरी काम न आई और इसे नहीं रखा गया। मिलिट्री अकेडमी के मुस्तरद होने के बाद नासिर अक्टूबर 1936 में काहरा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में शामिल हुआ। यहाँ तक कि 1936 का मुआहिदा कायम हो गया। इससे फौजी अफसरान की मांग में इजाफा हुआ। मार्च 1937 में मिलिट्री अकेडमी ने एक और बैच की जरूरत का ऐलान किया। नासिर वजारत जंग के अंडर सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम खैरी से मिला जो नासिर के खुलेपन, कौम परस्त जज्बे और आर्मी ऑफिसर बनने पर इसरार की तारीफ करता था। इसी ने मिलिट्री अकेडमी में नासिर की दूसरी कोशिश करने पे शमूलियत की हिमायत की थी। मिलिट्री अकेडमी में नासिर का वाज़िया नजरिया था कि एक अहल अफसर बनने के लिए और कायद बनने के काबिल बनने के लिए जरूरी मालूमात और तजुर्बा हासिल करना जरूरी है जो इसने किया। बिलाखिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। नासिर ने जुलाई 1938 में अकेडमी में सिर्फ 17 माह गुजारने के बाद ग्रेजुएशन कर लिया। मिलिट्री अकेडमी की लाइब्रेरी कीमती किताबों से भरी हुई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नासिर ने मशहूर तारीखी शख्सियात के बारे में पढ़ा। इन्होंने मशरिक़ वस्ता, सूडान, 1919 के इनकलाब, बहिरा रूम के खदशात के अलावा फौजी तारीख के अलावा पहली जंग अजीम और फलस्तीन मुहिम के बारे में किताबें भी पढ़ी। फारगुल तहसील होने के बाद नासिर इन्फेंट्री में शामिल हुआ और इसे अपर मिस्र में मंकाबाद भेजा गया जहाँ इसे किसानों और इनकी
परेशानियों के करीब से जानने का मौका मिला। यहाँ पर इन्होंने ज़िक्रिया मुहीउद्दीन और अनवर अल सदात से मुलाकात की। 1939 में नासिर ने सूडान मुंतकिल होने की दरखास्त दी और इसने खुर्तूम और जबल औलिया में खिदमात अंजाम दी, जहाँ इसकी मुलाकात ज़िक्रिया मुहीउद्दीन और अब्दुल हकीम आमिर से हुई। मई 1940 में वो तरक्की पाकर फर्स्ट क्लास लेफ्टिनेंट बना। उस वक्त मिस्री फौज गैर लड़ाका था। ये हैसियत बरतानवी फौज ने इन पर मुसल्लत की थी। ताहम एक नए विजन वाले अफसरान का एक नया ग्रुप फौज में शामिल हुआ। इन्होंने फौज में शामिल होकर कौम को आजाद कराने के बड़े मिशन पे काम शुरू किया। नासिर ने अपने नजरियात के दोस्तों के साथ मंकाबाद में जदोजहद शुरू करना चाहिए, लेकिन ये जानकर मायूसी हुई कि वहाँ के ज्यादातर अफसर करप्ट और नकारा हैं। इससे वो फौज में इस्लाहात के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। 1941 के आखिर तक जब रुमेल मगरबी मिस्री इलाके की तरफ पेशरफ्त कर रहा था, नासिर मिस्र वापस आ गया, जहाँ इसे अलमीन सरहद के करीब वाक़े एक बरतानवी बटालियन के स्पुर्द किया गया। वो याद करते हुए कहते थे कि उस वक्त इनकलाब की सोच मेरे जहन में गहरा सरायत इख्तियार कर गई। ताहम इसके हुसूल का रास्ता अब भी मुबहम था। मैं बुनियादी तौर पर मुतअद्दिद नौजवान पुरजोश अफसरों को जमा कर रहा था जो मुल्क को आजाद करवाने के ख्वाहिशमंद थे। इसी इरादे से हम सब इस मकसद की तकमील कर सकते हैं। 4 फरवरी 1942 को अल-समीन में नासिर के खिदमात के दौरान बरतानवी सफीर सर मील लैम्सन ने काहिरा में वाक़े आबदीन महल को टैंकों से घेर लिया। लैम्सन ने शाह फारूक को अल्टीमेटम दिया कि वो बादशाह प्रो ब्रिटिश हुकूमत की मंजूरी दे, जिसे मंजूर कर दिया गया। 16 फरवरी 1942 को इसने हसन अल नशर को लिखा, मुझे आपका खत मसूल हुआ जिसने मेरे खून को उबाल दिया, लेकिन जब हम इस शर्मनाक वाक़े के बाद इतने कमजोर हथियार डाल चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल मेरे ख्याल में अंग्रेज सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इनको ये महसूस होता कि कुछ मिस्री जंग और कुर्बानी देने पर राजी हैं तो वो वेश्या की तरह पीछे हट जाते। जहाँ तक फौज की बात है तो इस तकरीब ने इन अफसरान पर बहुत असर डाला जिन्होंने खवातीन और तफरीह की बजाय कुर्बानी और वकार की बातें करना शुरू की। वो पछतावे से भरे हुए थे क्योंकि इन्होंने कौम के लिए कार्रवाई नहीं की और न ही अपने खून की कुर्बानी दी। कुछ लोगों ने इंतकाम लेने के लिए कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहरहाल ये दचका कुछ जिस्मों में फैली हुई रूह को बेदार करने में कामयाब हो गया और इन्हें ये सिखाया कि एक कौमी वकार है जिसके लिए इन्हें लड़ना है। ये एक सबक था। 9 सितंबर 1942 को नासिर को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 7 फरवरी 1943 को वो मिलिट्री अकेडमी में इंस्ट्रक्टर के ओहदे पर मुकर्रर हुए। इस दौरान इन्होंने लिटर हार्ट, क्लासविट जैसे बड़े फौजी मुसन्निफीन और क्रोमवेल और चर्चिल जैसे सियासी लिखारियों की किताबें पढ़ी। वो काली जाव कोर कमांडर्स और चीफ ऑफ स्टाफ में शमूलियत की तैयारी भी कर रहा था। 29 जून 1944 को नासिर ने एक ईरानी सौदागर की बेटी ताहिया मोहम्मद काजिम से शादी की। नासिर को इसके अहले खाना से इसके पुप्पो खलील हुसैन के जरिए मिलवाया था। नासिर और ताहिया की 2 बेटियां और 3 बेटे थे, हुडा, मुना, खालिद, अब्दुल हमीद और अब्दुल हकीम। इनकलाब की तैयारियों और आजाद ऑफिसर्स मूवमेंट के क्याम के दौरान ताहिया ने अपनी जिंदगी में खास तौर पर एक बासर किरदार अदा किया। जब नासिर फलस्तीनी जंग में लड़ रहे थे तो इन्होंने हुडा और मुना पर मुश्तमिल उस वक्त अपने छोटे खानदान की पूरी जिम्मेदारी कबूल की। जब नासिर 1951 और 1952 में स्वीज नहर में बरतानवी फौजी अड्डे के खिलाफ लड़ने के लिए मिस्री कमांडोज को तरबियत दे रहे थे तो इसने असला छुपाने में भी मदद की। साल 1945 में दूसरी आलमी जंग का खात्मा और आजाद अफसरान की तहरीक का आगाज हुआ। 1948 तक नासिर ने इन लोगों को जमा करने पर तवज्जो मरकूज की जो मिस्र की मौजूदा सूरत हाल से इतने अफसुर्दा थे और जिनमें जरूरी तब्दीली करने के लिए इतनी हिम्मत और इस्तकामत थी। उस वक्त हम वफादार दोस्तों का एक छोटा ग्रुप था जो मुश्तरका मकसद की हुसूल के लिए अपने नजरियात को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। सितंबर 1947 में फलस्तीन को तकसीम करने के फैसले के बाद आजाद अफसरान ने मुलाकात की और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अरबों का दिफा करें और फलस्तीन में हस्बे इख्तिलाफ की हिमायत करें। अगले ही दिन नासिर ने फलस्तीनी मुफ्ती से मुलाकात की जो मिस्र में रहाइश पजीर एक मुहाजिर था और इन्होंने हस्बे इख्तिलाफ की अफवाज को तरबियत देने और इनके साथ लड़ने की तजवीज पेश की। मुफ्ती ने इस पेशकश को रद्द करते हुए कहा कि वो मिस्री हुकूमत की मंजूरी के बगैर इसे कबूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन नासिर ने भी इसकी नसीहत मानने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में नासिर ने छुट्टी के लिए दरखास्त दी ताकि वो ओपोजिशन में शामिल हो सके। ताहम इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए मिस्री हुकूमत ने सरकारी तौर पर फौज से जंग में हिस्सा लेने को कहा। इस दौरान नासिर मेजर के तौर पर तरक्की पाने के बाद 16 मई 1948 को फलस्तीन चले गए। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद जमियतुल अक़वाम ने मौजूदा तुर्की के जनूब के अजला फ्रांस और बरतानिया के कब्जे में दे दिए। दोनों कुव्वतों ने इन इलाकों को सरहदों में तकसीम करते हुए इराक, शाम और लबनान तश्कील दिए जो आज भी कायम है। चौथा इलाका फलस्तीन का था और दरियाए उर्दन के एक जानिब फलस्तीन और दूसरी जानिब उर्दन था। मिस्र में बरतानिया के हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन ने 1916 में वादा किया कि अरबों के वो इलाके जो सल्तनत उस्मानिया में शामिल थे आजाद कर दिए जाएंगे, मगर बरतानिया ने अयारी बरतते हुए एक खुफिया मुआहिदा साइकस पिकार्ड किया जिसकी रूह से बरतानिया और फ्रांस ने अरबों के इलाके को अपने मुश्तरका इंतजाम के तहत तकसीम कर लिया। चुनाचा मिस्र से बदअहदी करते हुए अंग्रेजों ने पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर
1918 में फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। जमीयत उल अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस ने 25 अप्रैल 1920 को फलस्तीन पर अंग्रेजों के कब्जे को जायज करार दे दिया। बरतानिया ने मजीद अयारी ये की कि 1917 में बरतानिया के वजीर खारजा आर्थर बेलफोर्ड ने बरतानिया की तरफ से लॉर्ड रॉथशील्ड नामी सेहूनी लीडर को एक खत लिखा जिसमें फलस्तीन में यहूदी रियासत बनाने की यकीन दहानी कराई। इस तरह 14 मई को रियासत इसराइल के क्याम का ऐलान कर दिया। क्योंकि अरबों की मज़ाहमत खत्म हो चुकी थी, इसलिए 15 मई की सुबह मिस्र, उर्दन और इराक की फौजें अरबों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में फलस्तीन में दाखिल होना शुरू हो गयी। बाद में सऊदी अरब एक दस्ता भी मिस्री फौज से आन मिला, लेकिन अरबों की इस मुतहदा फौज को भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल न हो सकी। शाम और लबनान जो 1 साल कबल आजाद हुए थे, इनके हमले भी कतई बेअसर रहे। मिस्री फौज गजा शहर और इससे मुत्तसिल मुख्तसिर इलाके के अलावा और किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी। ताहम उर्दन के अरब लीजन ने वस्ती फलस्तीन के बेशतर हिस्से और बैतुल मुकद्दस के कदीम शहर को यहूदियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। इस जंग में पाकिस्तान की पाक फिजाइया यानी पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी हिस्सा लिया। 6 रोजा जंग में पाक फिजाइया के हवाबाजों यानी पायलटों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फिजाइया की जानिब से लड़े और इसराइली फिजाइया के 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली पेशे कदमी रुकने की सबसे बड़ी वजह करार पाई। इसके अलावा जंग योम कपूर के मौका पर इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 हवाबाज मशरिक वस्ता भेजे, लेकिन इनके पहुंचने तक मिस्र ने पहले ही जंग बंदी कर दी। ताहम शाम अभी भी इसराइल से हालते जंग में था, इसलिए 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानिब से जंग में हिस्सा लिया और मिग 21 तैयारों में परवाजें की। पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए सतार अलवी योम कपूर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे जिन्होंने इसराइल के एक मेराज तैयारे को मार गिराया। इन्हें शामी हुकूमत की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने 4F-4 फैंटम तैयारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाबाजों को जंगी तरबियत देते रहे। फलस्तीन जंग के दौरान नासिर 2 बार जख्मी हुआ था और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 1949 में जंग के दौरान इसके मुमताज किरदार की वजह से इन्हें मिलिट्री स्टार मेडल से भी नवाजा गया था। मिस्र वापसी पर नासिर को एहसास हुआ कि असल लड़ाई वही थी, क्योंकि इसे पता चला कि उस वक्त जब वो फलस्तीन में लड़ रहा था, करप्ट सियासतदान हथियारों का मुनाफा कमाने में मसरूफ थे जो इन्होंने सस्ते में खरीदा था फिर फौज को बेचा था। इन्हें इस बात का यकीन था कि मोहम्मद अली के कुंबे पर हमला करने के लिए अपनी कोशिशों को मुर्तकिब करना जरूरी है। लिहाजा शाह फरूक 1948 से 1952 तक फ्री ऑफिसर की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की वजह बने। नासिर का ये इरादा था कि 1955 में इनकलाब बर्पा करें, ताहम असरी वाक़यात ने इससे पहले इसने एक तवील अरसे तक काम करने का पाबंद किया। फलस्तीन से वापसी के बाद 12 मई 1948 को नासिर को अरकान हारिब कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर किया गया, जहां इन्होंने एजाज के साथ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। इसके बाद इन्होंने फ्री ऑफिसर्स की सरगर्मियां दोबारा शुरू की, जिनकी सरबराही में एक पैनल था। ये वही पैनल है जो बाद में 1950-1951 में सिक्योरिटी काउंसिल बन गया। 8 मई 1951 को नासिर मेजर के ओहदे पर फाइज हुआ। ये उसी साल के दौरान भी था जब इन्होंने खुफिया तौर पर फ्री ऑफिसर्स के साथ मिलकर स्वीज नहर के इलाके में बरतानवी अफवाज के खिलाफ कमांडोज जंग की, जो 1952 के आगाज तक जारी रही, जिसमें वो रजाकारों को तरबियत देने और असला दरामद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1952 के आगाज में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद आजाद अफसरान ने अबतर सूरत हाल के हल के तौर पर पुराने सियासी निजाम के खात्मे के लिए कायदीन के कत्ल के बारे में सोचना शुरू किया। इन्होंने शाही महल की खिदमत में शामिल अफसरों में से एक जनरल हुसैन सीरी आमिर को मारने का मंसूबा बनाया, ताहम इनकी कोशिशें नाकाम हो गयी और वो मौत से बच गया। नासिर के लिए इस तरह की कोशिशों में मुलविस होने का ये पहला और आखिरी वक्त था और फ्री ऑफिसर्स ने बुनियाद प्रस्त तब्दीलियों को हासिल करने के लिए दूसरे और मुस्बत नुक्ता नजर की तरफ रुजू करने का फैसला किया। इनकलाब के लिए बढ़ती होने के साथ फ्री ऑफिसर्स ने छुप छुप कर कुछ ब्रूशर्स सेट करना शुरू कर दिए, जिनमें फौज की दोबारा तंजीम शुरू कर दी। परेडों और पार्टियों में भटकने की बजाय मुनासिब हथियारों और तरबियत फराम की जाने लगी। इसने रहनुमाओं को भी कहा कि वो कौम की दौलत का जिया बंद करें और गरीबों का मियारे जिंदगी बुलंद करें। इस दौरान बदउनवान हथियारों का स्कैंडल फैलना शुरू हुआ। मोहम्मद नागोइब ने 25 अगस्त 1952 को नासिर के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद इनकलाब की सरबराही करना शुरू कर दी। 26 जुलाई को इनकलाब के 3 दिन बाद शाह फारूक अपने बेटे अहमद फवाद को तख्त नशीन करने के बाद जिलावतनी पर मजबूर हुआ। अगले ही दिन नासिर को आजाद ऑफिसर मूवमेंट का सदर मुंतखब किया गया। इनकलाबी काउंसिल ने 18 जून 1953 को एक ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत आईनी बादशाहत मंसूख कर दी गई और मिस्र को बतौर वजीर आजम मोहम्मद नागोइब के साथ जमहूरिया का ऐलान किया गया। नासिर को नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला उमूर मुकर्रर किया गया था। ताहम 1 महीने के बाद इसने वजीर दाखिला की पोजीशन तरक कर दी, जिस पर जिक्रिया मुहिउद्दीन ने इख्तिदार संभाल लिया। फरवरी 1954 में इनकलाबी काउंसिल के मेंबरों से तनाजात के बाद मोहम्मद नागोइब ने इस्तीफा दे दिया। नासिर को इनकलाब कमांड काउंसिल के चेयरमैन और वजीर आजम नामजद किया गया। 17 अप्रैल 1954 को नासिर को वजीर आजम नामजद किया गया। सिकंदरिया में मंशा स्क्वायर
स्क्वायर में तकरीर के दौरान 26 अक्टूबर 1954 को अखवानुल मुस्लिमीन के एक मेंबर के जरिए नासिर को कत्ल करने की कोशिश की गई। उस वक्त तक नगैब को अपने सदारती के डार तक ही महदूद कर दिया गया था। ताहम इस कोशिश के बाद तहकीक शुरू हुई। अखवानुल मुस्लिमून से तफ्तीश के बाद पता चला कि नगैब इनके साथ राब्ते में थे और यहाँ तक कि अगर वो मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो गए तो इनका साथ देने का भी वादा किया। उस वक्त वाज़िह तौर पर 14 नवंबर 1954 को इनकलाबी कौंसिल ने नगैब को अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरी करने का फैसला किया, जबकि सदारती ओहदा खाली ही रहा और नासिर की सरबराही में इनकलाबी कौंसिल ने ओहदा संभाल लिया। 24 जून 1956 को हुए इस सर्वे के बाद नासिर सदर मुंतखब हुए थे और 16 जनवरी 1956 के आइन के मुताबिक इनकलाब का पहला दस्तूर बनाया गया। इनके दौरे सदारत के कारनामों में नहर स्वीज से बरतानवी अफवाज का इनखला और इस्वान डैम की तामीर है। सदर नासिर शुरू में एक ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा थे जो मगरबी मुल्कों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन 1954 के बाद वो रूस और इश्तिराकी ममालिक की तरफ ज्यादा झुकने लगे और इस तरह मिस्र और मगरबी ममालिक के दरमियान बराह रास्त कश्मकश शुरू हो गई, जिसका पहला बड़ा इजहार इस्वान बंद की तामीर के सिलसिले में हुआ। मिस्र की खुशहाली का तमाम तर इन्हिसार दरियाए नील पर है, जिसकी वजह से मिस्र को तोहफा नील कहा जाता है। नील के पानी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए मिस्री हुकूमत ने इस्वान के मकाम पर पुराने बंद की जगह एक नया और ज्यादा बड़ा बंद तामीर करने का मंसूबा तैयार किया था, ताकि मिस्र में मजीद जमीन जेरे काश्त आ सके और पन बिजली बड़ी मिकदार में हासिल हो। अमेरिका, बरतानिया और आलमी बैंक ने इस मंसूबे के लिए कर्जा फराम करने का भी वादा कर लिया था, लेकिन इन मुल्कों ने जब देखा कि मिस्र रूस और इश्तिराकी ममालिक की तरफ माइल हो रहा है और एक ऐसी पॉलिसी पर चल रहा है जो इनके मफाद के खिलाफ है, तो इन्होंने जुलाई 1956 में कर्जा देने का फैसला वापस ले लिया। इस्वान बंद की तामीर मिस्री माशत के लिए बुनियादी अहमियत रखती थी, इसलिए मिस्र में अमेरिका और बरतानिया के फैसले के खिलाफ शदीद रद्दअमल हुआ। सदर नासिर ने फ्रांस और बरतानिया की जेरे मलकियत नहर स्वीज को कौमी मलकियत में ले लिया और ऐलान किया कि इस्वान बंद नहर स्वीज की आमदनी से तामीर किया जाएगा। बरतानिया और फ्रांस ने मिस्र की इस फैसले के खिलाफ इसराइल के साथ मिलकर साजिश के तहत 29 अक्टूबर 1956 को इसराइल के जरिए मिस्र पर हमला करा दिया, जिसके दौरान इसराइल ने जजीरा नुमाई सीना पर कब्जा कर लिया। अगले हफ्ते बरतानिया और फ्रांस ने भी नहर स्वीज के इलाके में अपनी फौजें उतार दी। बरतानिया और फ्रांस की इस जारहाना कार्रवाई का दुनिया भर में शदीद रद्दअमल हुआ। अमेरिका ने भी पुरजोर मजम्मत की और रूस ने मिस्र को खुलकर इमदाद देने का ऐलान किया। राय आमा के इस दबाव के तहत बरतानिया और फ्रांस को अपनी फौजें वापस बुलाना पड़ी और इसराइल ने भी जजीरा नुमाई सीना खाली कर दिया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के दस्ते मिस्र और इसराइल की सरहद पर मुतय्यन कर दिए गए, ताकि तरफीन एक दूसरे के खिलाफ जंगी कार्रवाई न कर सकें। ये वाकया स्वीज बहरान कहलाता है। गैर मुल्की अफवाज के कामयाब इनखला से नासिर अरब दुनिया में हीरो और फातिहा की हैसियत से उभरे। रूस की मदद से इस्वान बंद की तामीर 1 जनवरी 1960 को शुरू और 1970 में मुकम्मल हुई। बंद की तामीर के नतीजे में जो झील वजूद में आई उसे झील नासिर का नाम दिया गया। 9 से 26 मई 1964 तक मिस्र के दौरे के दौरान सवेत वजीर आजम नकीता खुरूशिव ने नासिर को हीरो ऑफ सवेत यूनियन, ऑर्डर ऑफ लीनन और सवेत गोल्डन स्टार के एजाजात से नवाजा। इस्वान बंद की तामीर की जिम्मेदारी भी रूस ने कबूल कर ली और वसी पैमाने पर असला भी मिस्र को फराम करना शुरू कर दिया। मिस्र ने ये पॉलिसी अगरचा मगरबी असरा से आजाद रहकर कौमी मकासद को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरे करने के लिए इख्तियार की थी, लेकिन मगरिब से पूरी तरह कट जाने का नतीजा ये निकला कि मिस्र की गैर जानबदाराना पॉलिसी खत्म हो गई और मिस्र न सिर्फ अपनी तरक्याती मंसूबों की तकमील बल्कि अपनी बका के लिए भी रूस का मोहताज हो गया। मिस्र की हालत तकरीबन इस किस्म की हो गई थी जो सोइकार्नो के आखिरी दौर में इंडोनेशिया की थी। नासिर ने अगरचा इनकलाब के आगाज में ही कम्युनिस्ट पार्टी को खिलाफे कानून करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद इश्तिराकी नजरियात पहले से ज्यादा शिद्दत से मिस्र में आम होना शुरू हो गए और सदर नासिर के दौर में मिस्र में जिन समाजी और इक्तिसादी नजरियात का गलबा हुआ वो रूस के इश्तिराकी नजरियात से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। नहर स्वीज को कौमी मलकियत में लेकर बरतानिया और फ्रांस के हमलों का जुर्रत के साथ मुकाबला करके नासिर ने जिस हिम्मत का सबूत दिया, इसकी वजह से वो अरबों में बिलखसूस और दुनिया में बिलअमूम मिस्र का वकार बढ़ गया। लेकिन मिस्र के वकार में इस इजाफे के साथ साथ मिस्र पर रूस के असरात में इजाफा हो गया। अब तक मिस्र के बेशतर तरक्की मंसूबे अमेरिका और मगरबी ममालिक की इमदाद से मुकम्मल किए जाते थे, लेकिन नहर स्वीज को कौमी मलकियत में लेने के बाद मगरबी ममालिक से मिस्र के ताल्लुकात खत्म हो गए। इस तरह बैरूनी इमदाद के मामले में जो खला पैदा हुआ, इसे रूस और दीगर इश्तिराकी ममालिक ने पुर करने की कोशिश की। सदर नासिर चूंकि अरब दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत बन चुके थे, इसलिए इन्होंने अपनी इस हैसियत से फायदा उठाकर अरब इत्तेहाद के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। इस मकसद की तकमील में अरब मुल्कों के बादशाही निजाम और गैर इश्तिराकी निजाम सबसे बड़ी रुकावट थे। नासिर ने इनको खत्म करने के लिए जमहूरी तरीकों की बजाय साजिशों का तरीका इख्तियार किया और अरब मुल्कों में बराह रास्त मुदाखलत शुरू कर दी। इस तरीके कार ने अरब ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नासिर अरब इत्तेहाद नहीं बल्कि अपना इख्तिदार चाहते हैं। नतीजा ये निकला कि अरब ममालिक के इख्तिलाफात पहले से ज्यादा बढ़ गए। अरब इत्तेहाद के नुक्ता नजर से 1958 से 1960 तक का जमाना सबसे कामयाब जमाना कहा जा सकता है।
है। फरवरी 1958 में शाम में इश्तराकियों के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए शाम ने मिस्र से इल्हाक कर लिया और इस तरह दोनों मुल्कों पर मुश्तमिल मुत्तहदा अरब जमहूरिया वजूद में आई। बाद में यमन इस जमहूरिया का तीसरा रुकन बन गया, लेकिन सदर नासिर की आमराना पॉलिसी की वजह से मुत्तहदा अरब जमहूरिया की गाड़ी ज्यादा दिन न चल सकी। सबसे पहले शाम ने बगावत की और वो 30 सितंबर 1961 को मिस्र से अलहदा हो गया। इसके बाद यमन को खुद मिस्र ने मुत्तहदा अरब जमहूरिया से खारिज कर दिया। इसके बावजूद मिस्र अपने लिए 10 साल यानी सितंबर 1971 तक मुत्तहदा अरब जमहूरिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करता रहा। सदर नासिर अगरचा अपने हामियों की मदद से इराक, शाम और उर्दन में मुदाखलत कर रहे थे और सऊदी अरब के खिलाफ इन्होंने मुसलसल मुहिम चलाई। इसकी वजह ये थी कि इन तमाम ममालिक में मगरबी कठपुतली हुकूमतें बादशाहत की सूरत में कायम थी और हर फैसले के लिए मगरिब की मोहताज थी। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की सबसे नुमाया मिसाल यमन की है, जहाँ इन्होंने पहले तो यमनी हुर्रियत पसंदों के एक गिरोह से साजिश करके सितंबर 1965 में इमाम यमन का तख्ता उलट दिया और जब इसके नतीजे में शाह पसंदों और जमहूरियत पसंदों के दरमियान जंग छिड़ गई तो सदर नासिर ने अपने हामियों की मदद के लिए वसी पैमाने पर फौज और असला यमन भेजना शुरू कर दिया और चंद माह के अंदर यमन में मिस्री फौजों की तादाद 70,000 तक पहुंच गई। बिलाशुबा सदर नासिर के इस जुर्रतमंदाना इकदाम की वजह से अरब के एक इंतहाई पसमानदा मुल्क यमन में बादशाहत का कदीम और फरसूदा निजाम खत्म हो गया और जमहूरियत की दाग बेल डाल दी गई। तो लेकिन ये इकदाम खुद मिस्र के लिए तबाहकुन साबित हुआ। सदर नासिर यमन की फौजी इमदाद के बाद इस गलत फहमी में मुमतला हो गए थे कि अब मिस्र दुनिया अरब का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया है, वो इसराइल के मुकाबले में रूस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। चुनाचा एक तरफ तो इन्होंने ताकत के मुजाहरे के लिए हजारों फौजी यमन भेज दिए और दूसरी तरफ इसराइल को धमकियां देना और मुश्तिल करना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फौज 1956 से इसराइल और मिस्र की सरहद पर तैनात थी, सदर नासिर ने इसकी वापसी का मुतालबा कर दिया और अबनाए उकबा को जहाज रानी के लिए बंद करके इसराइल की नाकाबंदी कर दी। इसराइल ने जो जंग के लिए पूरी तरह तैयार था और जिसको अमेरिका की इमदाद पर बजा तौर पर भरोसा था, मिस्र की कमजोरी का अंदाजा करके जून 1967 के पहले हफ्ते में बगैर किसी ऐलाने जंग के अचानक मिस्र पर हमला कर दिया और मिस्र का बेशतर फिजाई बेड़ा एक ही हमले में तबाह कर दिया। मिस्र की फौज का बड़ा हिस्सा यमन में था जिसे बर वक्त बुलाना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि 6 दिन की मुख्तसर मुद्दत में इसराइल ने न सिर्फ बाकी फलस्तीन से मिस्र और उर्दन को निकाल बाहर किया बल्कि शाम में जोलान के पहाड़ी इलाके और मिस्र के पूरे जजीरा नुमा सीना पर भी कब्जा कर लिया। हजारों मिस्री फौजी कैदी बना लिए गए और रूसी असला और टैंक या तो जंग में बर्बाद हो गए या इसराइलियों के कब्जे में चले गए। अरबों ने अपनी तारीख में कभी इतनी जिल्लत अमेज शिकस्त नहीं देखी होगी और इसके असरात से अभी तक अरबों को निजात नहीं मिली। इसराइल के मुकाबले में इस जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद सदर नासिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। सऊदी अरब और उर्दन से मुफाहमत पैदा की और शाह फैसल से तस्फिया के बाद जिसके तहत मिस्र ने यमन में मुदाखलत न करने का ओहदा किया, मिस्री फौजें यमन से वापस बुला ली गयी। मिस्र की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह मिस्री फौज की नाअहली और मिस्री फौजी निजाम के नकाइज थे, लेकिन मिस्री फौज और असला की बड़ी तादाद को यमन भेजना भी शिकस्त की एक बड़ी वजह थी। जून 1963 की जंग के नतीजे में गजा यानी फलस्तीन और जजीरा नुमा सीना का 24,000 मुरब्बा मील यानी 1,08,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इसराइल के कब्जे में आ गया। नहर स्वीज बंद हो गई और मिस्र जजीरा नुमा सीना के तेल के चश्मों से महरूम हो गया। सदर नासिर ने शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए फौरन इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक आमराना निजाम में मुश्किल ये होती है कि आमर की जगह लेने वाला आसानी से नहीं मिलता। मिस्र में भी यही हुआ। क्योंकि कोई मुतबादिल रहनुमा सामने नहीं आया, इसलिए 9 जून को इस्तीफा वापस लेने के लिए काहरा में मुजाहरे किए गए और सदर नासिर ने इस्तीफा वापस ले लिया। इस तरह सदर नासिर का इक्तदार तो कायम रहा, लेकिन 1963 की शिकस्त की वजह से मिस्री फौज की इज्जत खाक में मिल गई। लोग फौजियों को देखकर फिक्रे कसने लगे थे, जिसकी वजह से फौजियों को आम औकात में वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलने से रोक दिया गया। 1967 की जंग में मिस्र ने मईशत को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया नहर स्वीज थी, जिसकी वजह से मिस्र को हर साल $9.5 करोड़ की आमदनी होती है। नहर के मशरकी किनारे पर इसराइल का कब्जा हो जाने के बाद नहर स्वीज में जहाज रानी बंद हो गई। एक ऐसे मौका पर जबकि मिस्र को इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए और अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए सरमाए की जरूरत थी, नहर स्वीज की आमदनी का बंद होना बड़ा तबाहकुन साबित होता। लेकिन सऊदी अरब, कुवैत और लिबिया आड़े आए और तीनों ने मिलकर $9.5 करोड़ सालाना की इमदाद फराहम करके नहर स्वीज की बंदिश से होने वाले नुकसान की तलाफी कर दी। जुलाई 1968 में सदर नासिर ने रूस का दौरा किया, जिसके बाद रूस ने मिस्र को असर नौ मुसल्ला करना शुरू किया। रूस ने पहली मरतबा जमीन से हवा में चलाए जाने वाले कम फासले के मिसाइल मिस्र को दिए। आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज चलने वाले जेट तैयारे और 500 टैंक देने का वादा किया। 3000 फौजी मुशीर और फनी माहिर भी फराम किए। अरब मुल्कों में सऊदी अरब, कुवैत और लिबिया ने वसी पैमाने पर माली इमदाद फराम की। रूस और अरब मुल्कों की इस इमदाद से मिस्र के फौजी नुकसानात की एक हद तक तलाफी भी हो गई और इक्तिसादी हालत भी संभल गई। 1968 के आखिर में इस्वान बंद ने भी काम शुरू कर दिया। सदर ने अगरचा 1968 में एक इस्तिस्वाबे राय के जरिए अवाम का एतमाद भी हासिल
कर लिया था, लेकिन इनकी पॉलिसी के खिलाफ अंदरूनी बेचैनी में बराबर इजाफा हो रहा था। लेकिन इसका इजहार इस्तबदादी निजाम की वजह से खुलकर नहीं हो सकता था। लेकिन जनवरी 1968 में तुलमा ने पुलिस राज के खिलाफ जो मुजाहरा किया, इससे इस बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की पॉलिसी से अवाम गैर मुतमईन थे, लेकिन अब सदर नासिर को भी शक की निगाहों से देखने लगे। रूस सिर्फ दिफा की हद तक असला देना चाहता था और वो मिस्र को इतना मजबूत नहीं बनाना चाहता था कि इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाए। इसके बरखिलाफ अमेरिका ने इसराइल को इतना मुसल्ला कर दिया था कि वो अपने पड़ोस के तमाम अरब मुल्कों के खिलाफ बैक वक्त जारहाना कार्रवाई कर सकता था। सदर नासिर को पहली मरतबा महसूस हुआ कि रूस फौजी और इक्तिसादी इमदाद के जरिए मिस्र में कम्युनिज्म का फरोग चाहता है और फलस्तीन से मुतल्लिक अरबों की पॉलिसी को अपने मफाद के तहत तश्कील देना चाहता है। आखिरकार सदर नासिर ने तय किया कि असला और इक्तिसादियात के मामले में सिर्फ एक मुल्क पर इन्हिसार मिस्र के लिए मुफीद नहीं हो सकता और 1969 में इन्होंने इस मकसद के लिए मगरिब खसूसन फ्रांस की तरफ रुख किया। लेकिन सदर नासिर की ये पॉलिसी अभी वाज़ेह शक्ल भी इख्तियार ना कर पाई थी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर अक़वानुल मुस्लिमीन के साथ नासिर के ताल्लुकात की बात करें तो ये बदलते रहे। नासिर ने अपने दौरे इक़्तिदार में 13 जनवरी 1954 को अक़वानुल मुस्लिमून पर पाबंदी आयद करके इसे खिलाफे कानून करार दे दिया और हसन अल हजीबी समेत बहुत से अक़वानी गिरफ्तार कर लिए गए। अक़वान की सरगर्मियां पाबंदी के बाद भी खत्म नहीं हुई। 7 जुलाई 1954 को मिस्री हुकूमत ने जब अंग्रेजों से मुआहिदा किया तो अक़वान ने इसकी शिद्दत से मुखालफत की और इस मुआहिदे को मिस्र को बरतानिया के हाथों फरोख्त कर देने के मुतरादिफ करार दिया। इस मुआहिदे की मुखालफत की वजह से हुकूमत ने रोजनामा अक़वानुल मुस्लिमून को 10 सितंबर 1954 को बंद कर दिया। 26 अक्टूबर को नासिर पर कातलाना हमला हुआ, जिसने नासिर को अक़वान के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका फराहम कर दिया और अक़वान की तरदीद के बावजूद कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू हो गयी। मार्च 1964 में जब मिस्र में हंगामी हालत का खात्मा हुआ तो तमाम सियासी कैदी रिहा कर दिए गए, जिनमें अक़वान भी थे। लेकिन एक साल बाद ही अक़वान इब्तला और आजमाइश में मुब्तला हो गए। जुलाई 1965 में हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में पकड़ दकड़ की नई मुहिम शुरू हो गई, जिसमें सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 6000 अक़वान कर लिए गए, जबकि गैर सरकारी इतलात के मुताबिक ये तादाद 20 से 50,000 तक बयान की गई है, जिनमें तकरीबन 800 खवातीन भी शामिल थीं। नासिर के अयूब खान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो करीबी दोस्त थे। ये ताल्लुकात भी बड़े ड्रामाई अंदाज में शुरू हुए। बोलान की पहाड़ियों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। मिस्र ने तब पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। जमाल अब्दुल नासिर ने इंडिया से मदद मांगी, इसने साफ इनकार कर दिया। कज़ाफ़ी ने पाकिस्तान से मदद लेने का मशवरा दिया तो पहली बार जमाल अब्दुल नासिर ने अपना वफ्द सदर अयूब के पास भेजा। जनाब सदर अयूब खान के हुक्म पर एयर मार्शल असगर खान की क़यादत में 7 त्यारे मिस्र की मदद के लिए भेजे गए। अल्लाह के सिपाहियों ने न सिर्फ अपने बरादर इस्लामी मुल्क की मदद की, बल्कि इसराइली फौज को निस्तो नाबूद किया। इनको समझ ही न आ सकी कि हुआ क्या। कुछ अर्सा तो वो यही समझते रहे कि कहरे इलाही बरसा है। यही वजह है कि आज तक इसराइल हमसे कामता है। तब से इसके अयूब खान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। नासिर ने हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 1960 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया। अपने क़याम के दौरान नासिर कराची, लाहौर, पिशावर और ढाका का दौरा किया। इससे मिस्री सदर को मौका मिला कि वो पाकिस्तान की आबादी के एक बड़े हिस्से से राब्ते में आए और वो इस मुल्क के सनती, माशी और मशरती इदारों का मुशाहदा करने में कामयाब रहे। दोनों सदूर ने एक दूसरे को अपने अपने मुमालिक कला तातूने नील और निशाने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सजावट पेश की। इसमें कोई शक नहीं कि नहर स्वीज को कौमी मलकियत में लेना, ज़रियो सनती इस्लाहात और मगरिब की साम्राज्यी कुव्वतों के मुकाबले में जुर्रतमंदाना इक़दामात सदर नासिर के ऐसे कारनामे हैं जिनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके रोशन कारनामों को इनके इस्तबदादी मिजाज और मुखालिफ अनासिर पर होलनाक मजालिम ने दागदार कर दिया। और सितम ज़रफ़ी ये है कि ये सब कुछ ऐसे शख्स के दौर में हुआ जिसने मिस्र से बाहर अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग के लिए काबिल कदर कोशिशें की। नासिर 28 सितंबर 1970 को काहिरा में अरब ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करके इनके मरने की खबर पूरे आलम इस्लाम पे क़यामत बन के टूटी थी। दुनिया भर के मुसलमान गमज़दा थे। मिस्र में जैसे कोहराम मच गया था। इनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। तारीख ने इतना बड़ा जनाजा पहले नहीं देखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।